फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ठीक है, और 290 पर आप पहुंच गए हैं। अब इस 20 की आपने क्या अकाउंटिंग करनी है। आपके पास पहले फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में लॉस मौजूद था 17, ठीक है। मैंने आपसे एक बात कही भी है कि जैसे ही आपने रीवैल्यूड एसेट को डिप्रीसिएट करना है, आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन या लेस डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग फौरी तौर पे करनी है। तो आप 219 की जो रीवैल्यूड एसेट को डिप्रीसिएट किया आपने, साथ ही आपने एक लेस डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर ली। लेस डेप्रिसिएशन क्या है जी? 17 जो आपका रीवैल्यूएशन लॉस है डिवाइडेड बाय 8.5 years comes to 2। अब चूंकि अपवर्ड रिवैल्यूएशन 2 ये उधर ही छोड़ देंगे, ठीक है। लॉस रिकवर्ड फ्रॉम द रिवैल्यूएशन गेन, कितना लॉस रिकवर करेंगे? 17 माइनस 2 15 रिकवर करेंगे। 17 पड़ा हुआ था, 2 आपने लेस डेप्रिसिएशन उसी में रहने दी, 15 को आप रिकवर करेंगे। ये एक वर्किंग बेटे जान मैंने आपको बताई थी और ये इस सवाल की जान है। आप अब क्या करेंगे? 20 से एसेट को डेबिट करेंगे, व्हीकल अकाउंट 20 से डेबिट, और आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कितने से क्रेडिट होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आपका 15 से क्रेडिट होगा, और बाकी आप रीवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाएंगे, अमाउंट दैट इज 5। ओके, तो अब आप यहां पर अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके नॉन करंट एसेट्स में नजर आएगा 290, व्हीकल 290 नजर आएगा, और रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका ओनर्स इक्विटी में। ये आप किस तारीख को बना रहे हैं? 2019 की बना रहे हैं आप, ठीक है। एक्सट्रैक्ट 2019 के एक्सट्रैक्ट्स हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस आपका 5 नजर आएगा यहां पर, ठीक बात। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में 2019 की डेप्रीसिएशन नजर आएगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2019 में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है 32, एम आई राइट। और इसमें आपको रिवर्सल नजर आएगी, रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस टू द एक्सटेंट 15। एग्रीड? ये बात अभी समझ आ गई। और एसओसीआई में आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस की फिगर नजर आएगी 5 रुपीज, यस 5 मिलियन इनाफ है। जनाब अब आप मुझे बताएं कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या कह रहा है, किस किस बच्चे ने ठीक किया था? आवाज किसी की भी नहीं आई। किस किस बच्चे की कहां पर गलती, अपनी गलती को बताना चाहेगा मुझे? फेयर वैल्यू गड़बड़ करते थे। अच्छा, एक गलत थी अभी, लेस डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट नहीं लिया था माहिम, उसमें गलती थी। और शहर यार जी सर, यही
बस डेप्रिसिएशन वाला मुझे याद ही नहीं था कि वो भी करना है। मैंने आप लोगों को उस वक्त तंबीह की थी कि ये बात नहीं भूलनी, कि जब भी मैंने लिखवाया भी था आपको, अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी लिखवाया था। रोहा आपने लिखा भी था उस वक्त। जी, बट मैंने वो रेजिडुअल वैल्यू नहीं माइनस की थी। रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी जरूरी है, लेकिन वो हम सिर्फ स्टार्ट में नहीं करते। आप जब कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं हर साल, देखो अगर आप इसको देखें दूसरे साल में भी मैंने कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ किया है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में अपने डेप्रिसिएशन के बारे में क्या सीखा हुआ है कि आप डेप्रिसिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करते हैं। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट तो यही है ना कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू माइनस की जाए उसमें से। अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट में से, अगर रीवैल्यूड अमाउंट है तो रीवैल्यूड अमाउंट में से। कहने को बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन इसमें बातें हैं जो कि डिस्टर्ब करती हैं। ओके, आगे चलें बेटा। क्वेश्चन नंबर सेम पॉइंट 2 जिसमें 16 और 20 है। मैं सिर्फ पढ़ूंगा, आप इसको सॉल्व करेंगे। DL set up a manufacturing plant in a remote area at a cost of 280 million. अब ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। The plant had a useful life of 8 years. The plant was purchased on 1st January 18. 1st January 18 को आपने बाय किया 280 million का, ठीक है। And was available for use on 1st April 18. डेप्रिसिएट कब से करना शुरू करेंगे इसको? 1st April 18 से, okay? The commercial production started on 1st June 18. अब ये उसने आपको कंफ्यूज किया कि कमर्शियल प्रोडक्शन हमारी जो शुरू हुई है, अवेलेबल फॉर यूज हो गया था, डेप्रिसिएट करना शुरू कर देंगे। कमर्शियल प्रोडक्शन भले उसकी बात में शुरू हुई, ठीक है। तो क्योंकि आपको अवेलेबल जब हो जाती है चीज, तब से ऑनवर्ड्स आप उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। On 1st July 18, DL received a government grant for 120 million towards the cost of the plant. 1st July 18 को उसको वो पैसे मिले। The sanction letter states that if DL ceases to use the plant in the remote area before 31st December 21, DL would be required to repay the grant in full. तो अभी तो 31 दिसंबर 21 नहीं आई, हम तो अकाउंटिंग कर रहे हैं 31 दिसंबर 19 की। तो हम, इसका मतलब है कि अभी वो वापसी वाले चक्कर में नहीं आए। ओके, आई गिव यू टाइम, सॉल्व कीजिए। जी बेटी, जी बच्चे, किसने सॉल्व करवाना है मुझे? पॉइंट 2 इसका। अच्छा, कौन आ गया भाई? मोमिन आ गया, ठीक हो गया। ले जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसमें क्या कह रहा है? DL sets up a manufacturing plant in a remote area at a cost of 280. The plant had a useful life of 8 years. Plant was purchased on 1st January 18, was available for use on 1st April 18. Commercial production started on 1st June 18. On 1st July 18, DL received a government grant of 120 towards the cost. Okay, on 31st December कैसे से अकाउंट फॉर करना है? नहीं जी, पॉइंट नंबर 2 पे तशरीफ लाएं। और पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है आपको? आपने 1st April 18 को प्लांट को अवेलेबल फॉर यूज किया, तो 280 मिलियन का आपके पास वो आ गया। और 31 दिसंबर 18 को ये प्लांट जो है आपके पास
डेप्रीसिएट हो रहा है। इसकी स्ट्रेट लाइन 280, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है इसकी? नहीं दी हुई थी। यूजफुल लाइफ इसकी 8 इयर्स है, तो आप इसकी 8 इयर्स पे इसको करेंगे और इंटू 9/12 gives you 17.5। अरूष बताओ ठीक है? सर मेरा 26.25 आ रहा है। 26.25, कोई बात नहीं तायरा। 25। चलो अल्लाह ताला से माफी मांग लो बेटे साथ ही। अच्छा अब हमारे पास पैरेलल ये तो है, ये हमारा नॉन करंट एसेट्स चल रहा है, और पैरेलल गवर्नमेंट ग्रांट डिफर्ड इनकम को अलग से ले लो इसमें मिक्स करने के बजाय। गवर्नमेंट ग्रांट आपको कब मिली? 1 जुलाई 18 को आपको गवर्नमेंट ग्रांट जो मिली वो कितनी मिली? 120 की गवर्नमेंट ग्रांट मिली, और 31 दिसंबर 18 को उसको आपने गवर्नमेंट ग्रांट इनकम बनाना है। दैट वुड बी 120 टाइम्स 8 साल का, इसकी एंड तक, ठीक है। एक मिनट, एक छोटी सी बात मुझे जरा थोड़ी सी आपको यहाँ पे बतानी है। आप मंथ्स लें, इसके कितने बनते हैं जी? इसकी अमोर्टाइजेशन के लिए मंथ्स जीजी के टोटल मंथ्स कितने बनेंगे? आपके 2018 में 6 मंथ्स, और उसके बाद ऑनवर्ड्स आप देखो इसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 8 इयर्स कब से है? 1 अप्रैल 18 से, और इसकी बाकी कितने रह जाएगी? 3 मंथ्स कम। क्या होगी इसकी आप एक मिनट, एनसीए की लाइफ जो है, प्लांट की लाइफ, एक मिनट, प्लांट की लाइफ आपकी है 8 इयर्स टाइम्स 12 मंथ्स, कितने बनते हैं? 96 मंथ्स। गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो आपको 3 महीने बाद मिल रही है, ऐसा ही है। तो इसकी गवर्नमेंट ग्रांट की लाइफ बाकी कितनी रह जाएगी? गवर्नमेंट ग्रांट का अमोर्टाइजेशन पीरियड क्या है? वो होगा 96 - 3 = 93 मंथ्स। एग्रीड? क्योंकि इसको बाकी के पीरियड में आपने अमोर्टाइज करना है ना। इस पॉइंट को पिक किया, इस पॉइंट को पिक किया जी पुत्री। अभी 1 मिनट ठहर जा मेरा बेटा, बस थोड़ा सा सब्र कर। गवर्नमेंट ग्रांट 120 को आप डिवाइड कर रहे हैं 93 मंथ्स पे, ओके, और इस साल में 6 मंथ्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। करो, क्या आती है जी फिगर? जी 741 ये होनी चाहिए अब आपकी उस पर, मतलब बेटे जहाँ वही लिखा है मैंने, 7.74 लिखा है, ठीक है। अच्छा
किस बच्चे ने इसको यूं किया 6/96 किया? 6/96 हैं? चलो ठीक है, वो भी जैसे इसका भी जो है 9/96 है ना, इसका असल में 9/96 ही बनता है ना। तो 6/96 किसने किया और क्या आंसर आया? सर किया था, लेकिन यही राउंड अबाउट यही आंसर आता था उसका, 7.5 आया था उसका 7.5 आया था ना। अब मुझे भी लग रहा है कि शायद मैं ओवर स्मार्ट बन रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे ओवर स्मार्ट बनने में लॉजिक है। आई डोंट नो आई कैप ने कैसे इसको सॉल्व किया होगा, देखेंगे आई कैप का सोल्यूशन क्या है। मैंने बाहर आ लिए अलग से लिख लिया, बेटे जान बुक से लिया हुआ। अच्छा कोई बच्चा आया, मैं उसको जरा इन कर लूं। कौन बच्चा आया? अभी लीव हुआ था। अच्छा कोई नहीं। ओके, अब ये ईयर एंड पर आपके पास ये प्लांट कितना है जी? 253.75 का एसेट, और ये गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम 120 माइनस ये 0.12 कैसे बेटे? 112.259, ठीक है। ओके, government grant will be amortized the government grant will be amortized on the basis of the useful life determined for the relevant non-current asset। ये आप इसके साथ लिख दीजिए कि उसकी उसी प्रोपोर्शन में होगी। और रीजन उसकी क्या है बता कि the condition has already been met because the condition had already met। आपको भले अब वो मिल रही है ग्रांट, लेकिन कंडीशन तो आपकी 1 अप्रैल को मीट होगी थी, अवेलेबल फॉर यूज हो गया था एसेट आपके। तो इसलिए आप इसको वो कोई ओवर स्मार्ट नहीं बनेगा। जो मैं आपको कह रहा था कि ये ओवर स्मार्टनेस मुझे भी लग रही है अपने एंड पर, वो ओवर स्मार्टनेस कोई नहीं होगी। आप इसमें बड़ी सादा सी बात ये रखेंगे कि जो प्लांट की लाइफ है उसी में आप उसको अमोर्टाइज करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट को। अब इसको उसमें शामिल करके कर लें या अलग से कर लें? जी बेटे अब बोले। बेटे जान उसने कहा कि अगर कंडीशन मीट नहीं होती तो वापस ले लेगा पैसे, ठीक है। यहाँ पर उसने कहा कंडीशन मीट नहीं होती तो वापस ले लेगा। तो यहाँ पर जो बहुत ही अहम नुक्ता है वो ये है कि आपको भले गवर्नमेंट ग्रांट बाद में रिसीव हो रही है, 1 जुलाई को आपको गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो रही है, लेकिन कंडीशन चूंकि आपकी मीट हो चुकी हुई है। आपको क्यों गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही? टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। आपको इस एसेट की कॉस्ट को मीट करने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, तो उसका तो आपने कंडीशन मीट कर ली है जब से एसेट अवेलेबल यूज है। लिहाजा वहीं से ऑनवर्ड्स आप इसकी डेप्रिसिएशन को इम्पैक्ट लेंगे। अब जी लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है I-16 और I-40 के इसमें शमूलियत है। हमारे पास 5 मिनट है, हम जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। Warehouse was given on rent on 1st January 18. Previously the warehouse was in use of DL। हमने इसी साल के आगाज 1 जनवरी के आगाज में पिछले साल के आगाज में 2018 के आगाज में हमने
उसको किराए पर देना शुरू किया। ऑन 1 जनवरी 18 कैरिंग वैल्यू एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द वेयर हाउस वॉज 80 मिलियन एंड 16 years respectively. Fair value of the warehouse on various dates is given. आपने उसको 80 मिलियन से आपने 104 पर लेकर आना है, क्योंकि आप उसको फेयर वैल्यू पे लेकर आना चाह रहे हैं अल्टीमेटली। तो ऑन 31 दिसंबर उसकी फेयर वैल्यू 96 है और 19 पे 15 है। डीएल यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी, जो 16 ये में ऊपर से मुतल्लक बातें थी। एक्सेप्ट फॉर स्पेशलाइज्ड व्हीकल फॉर विच रिवैल्यूएशन मॉडल इज यूज। स्पेशलाइज्ड व्हीकल की हमने कर ली थी रिवैल्यूएशन। उसके बाद डीएल ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रिवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू रिटेन्ड अर्निंग ऑन एन एनुअल बेसिस। ये भी पॉइंट हमने कर लिया था, एक्सेस डेप्रिसिएशन और लेस डेप्रिसिएशन वाला। और गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकॉर्डेड एज डिफर्ड इनकम एंड अ पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसफर्ड टू इनकम ईच ईयर, उसको हमने अलग से किया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज कैरिड एट फेयर वैल्यू। ठीक है जी, ओके। अब सिचुएशन ये है कि हम जब 1 जनवरी 18 को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से ट्रांसफर करेंगे उसको IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो हम पहले उसकी रिवैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर करेंगे। ये एक बहुत अहम पॉइंट है जो कि कल मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, मैंने इसके नोट्स भेजे थे आपको, अगर आपने पढ़ लिए हैं। ट्रांसफर वाली बात यहां पर देख लीजिए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की नेट बुक वैल्यू आपके पास 80 है और उसको आप ट्रांसफर करते वक्त आप उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करते हैं और उसको रीवैल्यू करते हैं। तो रीवैल्यू से आपने किया 24 रिवॉल्यूशन सरप्लस आया। कहता है कि IAS 40 क्या कह रहा है, इन केस द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू मॉडल, जो कि इसने नीचे कहा है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे है। द ट्रांसफर, मैं ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ, बहुत वाज़ेह तौर पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड बी टेकन प्लेस और शुड टेक प्लेस एट फेयर वैल्यू। आपको फेयर वैल्यू पर उसे ट्रांसफर को अकाउंट फॉर करना होता है। मीन्स द प्रॉपर्टी शैल बी रीवैल्यूड फर्स्ट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड एनी सच डिफरेंस ऑफ carrying amount and fair value shall be treated under IAS 16 as revaluation surplus or loss whatever। ठीक है, तो यूं हुआ कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आप जब उसको लेकर गए तो आपके पास 104 उसकी जो फेयर वैल्यू की अमाउंट है वो आएगी एज कॉस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है 104 पे, और उसके बाद वो कह रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 96 पे रीमेजर हो रही है। का मतलब है कि हमारा 8 का लॉस सीधा प्रॉफिट लॉस में जाएगा और फिर अगले साल 96 से 115 पर रीमेजर हो रही है। का मतलब है कि ये गेन आपका जो है प्रॉफिट लॉस में स्ट्रेट फॉरवर्डली अकाउंट फॉर होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नुकता था कि आपने इसको कैसे ट्रीट करना है, सिर्फ यही एक नुकता था इसके अंदर। ठीक है जी, दैट्स इट। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड प्लीज? ऑनलाइन बच्चे, ये मैंने नोट्स आपको जो भेजे थे ना, उसमें आखिरी 2 स्लाइड्स ट्रांसफर से मुताल्लिक थी। वो कहता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट में, गौर से अल्फाज सुनना, 2 जुमले हैं सिर्फ। अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अल्टीमेटली कॉस्ट मॉडल पे मेजर करना है तो फिर आप जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको फेयर वैल्यू पर ले जाने की जरूरत नहीं, फिर 80 ही ट्रांसफर होता आगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में यहाँ पर। लेकिन अगर आपने अल्टीमेटली इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे मेजर करना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, तो पहले आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रीवैल्यू करें एग्जैक्टली उस मेथड पे जिस तरह से IAS 16 की रिवैल्यूएशन मॉडल अकाउंट फॉर होता है।
और रीवैल्यूड अमाउंट को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अकाउंट में ट्रांसफर करें। ठीक है, इस पर 3-4 और बातें भी उसने की हुई हैं, उसे आप पढ़ेंगे। कल मैं आपको वो बातें भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी बात उस पर पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 2 स्लाइड्स आप वो नोट कीजिएगा, उसमें आखिर में भी बातें की हुई हैं। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर, क्लियर है। अच्छा सर, जी बेटा, जो गवर्नमेंट ग्रांट में मिला था पिछले क्वेश्चन में, वो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि 280 कॉस्ट में से हम पहले ही 120 को माइनस कर दें। बेटे जब सवाल के अंदर उसने आपको ये कहा हुआ है कि डेफर्ड इनकम ट्रीट करनी है उसको, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकॉर्डेड एज डेफर्ड इनकम, उसने कहा है कि आपने उसको नेट ऑफ नहीं करना। कर सकते हैं, अगर आपका ये सवाल IAS 20 के तनाजुर में है तो कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इजाज़त देता है। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। ठीक है, इसी तरीके पर ये जो मैंने आपसे की थी फेयर वैल्यू पे लेकर आने की, यहाँ पर अगर उसने कॉस्ट मॉडल लिखा होता तो फिर हम 80 पर इसको करते, फिर रीवैल्यू ना करते। ठीक है, उसने कहा होता कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज कैरीड एट कॉस्ट मॉडल। जो बोल रहा हूँ जरा गौर से सुनना। अगर उसने कहा होता कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज कैरीड एट कॉस्ट मॉडल, तब ऐसी सिचुएशन में आप ये वाला काम ना करते, सीधा सीधा 80 यहाँ पर ट्रांसफर करते। मेरी बात को फॉलो कर गए आप? सर, हम डेप्रिसिएशन नहीं नोट करते इस केस में, पहले कॉस्ट मॉडल पे था। मुन्ने, वो डेप्रिसिएशन तो काउंट होगी भी है ना, वो नेट बुक वैल्यू है। अब अगले सालों में अब यहाँ पे ये फेयर वैल्यू वाला चक्कर ना आता, ये फेयर वैल्यू वाला चक्कर, ठीक है, अगले सालों में फिर वो डेप्रिसिएशन वाली बात आती है। ठीक है, तो लेकिन चूंकि यहाँ पर उसने आपसे कहा है कि आप फेयर वैल्यू मॉडल पे इसको कैरी करेंगे, इसलिए जिस दिन आपने ट्रांसफर करना है फ्रॉम 16 to 40, आपने पहले 16 की रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग करनी है और उसके बाद उसको ट्रांसफर करना है यहाँ पर। एग्रीड? ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटे जान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दस्तगील वाला। ये आपने घर जाके दोबारा से इसको सॉल्व करना है रिलैक्स्ड वे में। मतलब देखने को बड़ा मुन्नू सा सवाल है, लेकिन इसकी बड़ी डेप्थ है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।